कन्वोकेशन होगा, दीक्षांत समारोह वहाँ जाकर के डिग्रियाँ बाँट देगा। बस यही तो होगा और क्या भूमिका है? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल है? चलो, गुड मॉर्निंग हो चुका है। यूट्यूब से हम लोग अभी आ रहे हैं भैया, तुरंत तुरंत, है ना। यूट्यूब की क्लास करते हैं आप सब? बाबू कोई नहीं बताएगा आपको कि वो क्लास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा वो क्लास करना चाहिए आपको, है ना। बिल्कुल। अगस्त सितंबर गलत है क्या? नहीं बाबू, अगस्त सितंबर गलत नहीं। एक्चुअली होता क्या है जानते हैं, जैसे 209 क्वेश्चन जो था ना, तो उसको मैंने एक रिवाइज फॉर्म बनाया था। तो अब उसमें गलती क्या हो गया कि स्टूडेंट कॉपी हमने बना दिया पुराना वाला और पीडीएफ बनवा दिया नया वाला। तो दोनों मिसमैच हो गया। अब आपके चलते मैं बताऊँ आपको, अगर एक बात बताना हो तो आपके चलते जो है मुझे, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ अपलोड कर चुके थे, तो नया पीडीएफ बनवाना पड़ा है। तो इसका हमने रिवाइज पीडीएफ बनाया था। दिन दशा खराब चल रहा है, दुश्मन के चले खराब तुम्हारे भाई। तुम ऐसी बातें नहीं किया करो, हमेशा ना अच्छी वाइब्स, अच्छी बातें किया करो, सकारात्मक बातें किया करो। बिल्कुल। यूट्यूब पे किस चैनल पे चलता है? यूट्यूब पे आप जाना, केवल लिख देना एसकेसी सर, इतना लिखोगे तो आ जाएगा अपने आप, करंट अफेयर्स। सुबह 7 बजे जब आधी दुनिया सो रही होती है, हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं। लगभग हमारे साथ 2000 बच्चे होते हैं उस क्लास में। यूट्यूब पे लाइव क्लास होती है सुबह 7 बजे, आनंद आ जाएगा बाबू। और उस क्लास की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एक शब्द का भी वहाँ पे पीडीएफ नहीं, बकवास नहीं है। ये ना स्टूडेंट का समय बर्बाद कर रहे हो 1.5-2 घंटा ना, एक एक मिनट जो है उसमें एक एक सेकंड आप सीखेंगे। चलिए, तो हम लोग अपने सेशन को, अपने क्लास को बच्चों जल्दी से अपना यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, मेरा नाम आप सर्च कर मिल जाएगा। केजीएस भी लिखना पड़ेगा, केजीएस लिख देना। अब लिखोगे ना एसकेसी सर करंट अफेयर्स, आ गया अपने आप क्लास, अपने आप आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। चलिए, तो और उसमें क्या, लेकिन उसमें एक चीज़ पता है क्या है बाबू, क्लास केवल नहीं करिएगा, क्लास के साथ साथ जो है ना थोड़ा नोट्स भी बनाते चलना। अगर थोड़ा नोट्स भी बनाते चलेंगे ना तो ज़्यादा हेल्प होगा वो क्लास आपके लिए। वो बेसिकली एकदम फाउंडेशन क्लास है आपकी। तो हम लोग अभी अगस्त माह का देखेंगे। हाँ, ये कौन सा पीडीएफ है? 209 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 209। तो कम से कम 50-50 करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए, और कल चूंकि 3-4 क्वेश्चन पढ़े भी थे, तो पहला सवाल होगा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमलों में को अंजाम देने वाले आतंकियों को मार गिराया है किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन महादेव के तहत। किसके अंतर्गत मार गिराया था? ऑपरेशन महादेव। आपको ज्ञात है पहलगाम आतंकी हमला, जो ये पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था। पहलगाम जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ था? पहलगाम जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे एक घाटी है जिसको कहते हैं बेसरन घाटी। पहलगाम में कौन सी है? बेसरन वैली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो यहीं पे जो है आतंकियों ने, भारत के 25 से अधिक जो निहत्थे लोग थे उनको गोलियों से मार दिया था। तो उन सभी आतंकियों को पहचान किया गया था, 3 लोगों को, और उन तीनों को हमारी सेना ने विशेष ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन महादेव, और इस ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत उनको मार के गिरा दिया। बिल्कुल, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोगों के सामने है, कैबिनेट ने 6 राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली कितने मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दिया है? तो जो 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। और ये मंजूरी किसने दिया भाई? तो यह मंजूरी जो है वो हमारी हमारी जो मंजूरी मिली है केंद्रीय कैबिनेट ने दिया है, यानी कि कैबिनेट की अध्यक्षता पीएम करते हैं। तो मीटिंग हुई होगी वहाँ पे जो है, यह अध्यक्षता के दौरान जो है। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? 4। राइट आंसर इसमें क्या करेंगे? 4। हाँ, और सही उत्तर इसमें हो जाएगा हम लोगों का 4। सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो इसमें 4 होगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला प्रश्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत और अन्य किस देश के का पहला अंतरिक्ष सहयोग निसार का सटीक कक्षा में स्थापित किया गया है? तो जो निसार जो है भारत और अमेरिका का है। निसार का फुल फॉर्म यहाँ लिख देते हैं एग्जाम में, जैसे कई बार आपको फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा। इसको बोला जाता है नासा, नासा इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक सिंथेटिक अपार्चर रडार, अपार्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। तो इसको 2 देशों के अंतरिक्ष एजेंसीज ने लॉन्च किया है, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका, ठीक है। आगे सवाल है, इस देश ने भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष को 127 साल बाद भारत को लौटा दिया है हाल ही में एक समझौते के अंतर्गत। तो फ्रेंड ये लौटाया गया है भगवान बुद्ध का ब्रिटेन के द्वारा। फ्रेंड ब्रिटेन में ना एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है लंदन में, उसको चोर बाजार कह सकते हैं आप, जो है उसको चोर बाजार कह सकते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें चोरी हुआ है, स्मगलिंग हुआ है, ऐतिहासिक चीज़ें, वो सब आपको लंदन के म्यूजियम में मिलेगा। टीपू सुल्तान की तलवार लंदन के म्यूजियम में, गांधी जी का चश्मा लंदन के म्यूजियम में, कहीं से कोई मंदिर चोरी हो गया, कोई प्रतिमा चोरी, सब आपको यहीं मिलेगा। तो ये पिपरहवा अवशेष कहाँ से मिला है? ब्रिटेन से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने यूएई के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया सहित यूट्यूब पर बैन की घोषणा किस देश ने किया है? मुझे उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी यूट्यूब जो था बच्चों को छूट दिया था, अब यूट्यूब को भी बैन कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई लिमिटेशन नहीं होता, आपको ज्ञात है। सोशल मीडिया पे आपका बच्चा कब क्या कंटेंट को कंज्यूम करेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। आगे है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था? तो 25% टैरिफ और फिर 25% टैरिफ, 2 बार लगाया था। 25-25, तो टोटल कितना हो गया भाई? 50% टैरिफ, 2 बार ना। एक बार 6 अगस्त को और दूसरा लगा था 27 अगस्त को, 27 अगस्त को, 21 दिन बाद 27 अगस्त को। तो 2 बार करके लगाया था 25-25 करके।
नेक्स्ट है कि हाल ही में अखिल भारतीय विद्युत क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड ने किस खेल को कैलेंडर में आधिकारिक रूप से शामिल किया है? तो इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम में केंद्र बिंदु में रहने वाला सोहराई कला का संबंध किससे है? वो जो सोहराई कला का संबंध है झारखंड से। किससे है भाई? झारखंड से। और झारखंड में एक ट्राइब्स है जिसको कहते हैं बिरहोर। बिरहोर ट्राइब्स जो है, तो कभी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए, कभी झारखंड वगैरह का एग्जाम दोगे तो उनके बीच ये सोहराई कला जो है विशेष रूप से प्रचलित है। सोहराई कला में क्या होता है भाई? सोहराई कला में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे या पशु पक्षी, उनकी चित्रण की जाती है। आप लोग कभी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गए हैं? देखिएगा आदिवासियों के जो घर होंगे, मकान होंगे, उनके बाहर मिट्टी से बहुत अच्छा लिपाई किया रहता है और उस लिपाई पुताई में जो है पेड़ पौधों के दृश्य को दिखाया जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के पेमेंट को स्वीकृति दिया है। इस परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, यह लॉन्च हुआ था 2017-18 में, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। राजगीर में 9 से 10 अगस्त को आयोजित होने वाला एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? तो बच्चों रग्बी जो होता है, ये ऐसा खेल है जिसमें बहुत ज़्यादा फुर्ती चाहिए होता है। तो इसमें किसको शामिल किया गया है? खरगोश को। और आपने खरगोश और कछुए का रेस के बारे में पढ़ा होगा, है ना? तो आप बताइए, आप खरगोश हैं या कछुआ हैं? किस वर्ग में आप आते हैं? अब जो है खरगोश ने भी वो कहानी, वो कथा सुन लिया है। एक बार रेस हुआ था और खरगोश जो है वो थोड़ा सुस्ता रहा था, सोचा सो लेते हैं, तब तक नींद आ गया, खरगोश जीत कछुआ जीत गया। ये कहानी जो है खरगोश ने भी अब सुन लिया है। तो अब जो है आप कछुआ मत बनिएगा, कम से कम खरगोश ही बनिएगा। खरगोश ने कहानी सुन लिया है तो खरगोश अब सोएगा ना, खरगोश अब रनिंग करेगा, दौड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? और बहुत जरूरी है ये। हाल ही में आयोजित गौरी त्योहार, गौरी एक फेस्टिवल है, तो यह त्योहार किन जनजातियों में फेमस है? तो जो गौरी त्योहार जो है, ये कौन सी वो ट्राइब्स है जिसके बीच काफी पॉपुलर है? वो जो ये भील ट्राइब्स जो है उनके बीच बहुत पॉपुलर है। भील कहाँ की भाई? राजस्थान की जनजाति है, उनके बीच बहुत पॉपुलर है। और मैं आपसे इसमें एक अलग से आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय कौन है, सबसे बड़ी ट्राइब्स कौन सी है, तो आपको ज्ञात होगा भारत का सबसे बड़ा ट्राइब्स कौन सा है? भील। सबसे बड़ी संख्या किसकी है? भील। दूसरा में गोंड, तीसरा में संथाल। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं। सबसे बड़ा ट्राइब्स कौन है? भील ट्राइब्स। खबरों में रहने वाला क्यू चेवस्कॉय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो यह ज्वालामुखी जो है रूस में स्थित है, हाल ही में एक्टिव हुआ था। आज हम लोगों ने किस ज्वालामुखी के बारे में बात किया था? तो आज हम लोगों ने इथोपिया के अंदर जो हेलीगुबी ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ था, कल आप लोगों ने न्यूज़ देखा, अभी यूट्यूब की क्लास जो मैंने कराया था उसमें ना हेलीगुबी के बारे में एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बारे में देखने का लाभ ये होगा आपको कि उसमें सारी चर्चाएं हो रखी हैं, उसमें जो है सारी चर्चाएं लगभग हो रखी हैं, उसको एक बार जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? तो स्तनपान जो कि ब्रेस्ट फीडिंग होता है, इसको 1 से 7 अगस्त तक, 1 से 7 अगस्त तक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 से 7 अगस्त तक, ऑप्शन नंबर बी। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? बच्चों म्यांमार में लंबे समय से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन था, सैन्य शासन था, तो अभी जो है वहाँ पे नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं यांग सान सुकी, नाम क्या है इनका? यान सांग सुकी। ये प्रधानमंत्री है और बेसिकली सेना के अध्यक्ष है, तो उनको चुना गया है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ रुपया अनुदान सहायता देने की घोषणा किया है? वो कौन सा क्षेत्र है जिसको अनुदान सहायता मिलेगा? नेशनल सहकारी विकास निगम, नेशनल सहकारी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसको यहाँ पे मिलेगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, तो ये सारी चर्चाओं को एक एक शब्द को ध्यान से देखना। पहला क्या लिखा हुआ है कि शाहरुख खान और मेसी को, विक्रांत मेसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जबकि रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। सही बात है। हिंदी फिल्म ट्वेल्थ फेल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यहाँ पे जीत लिया है, जबकि सेम बहादुर को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो जो ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी उसमें सारी बातें सही है। इसमें क्या है? सारी बातें यहाँ पे सही है ट्वेल्थ फेल को। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। आयोजन केवल अलग से लिख लेना, आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्रोक्ट में से सभी, ऑप्रोक्ट में से सभी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए अगला है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना किस शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जो सैबेटिकल लीव योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य है सिक्किम। पहला राज्य कौन है? सिक्किम। ये सैबेटिकल लीव क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। सैबेटिकल लीव का मतलब क्या है? सैबेटिकल लीव जो बच्चे, ये बेसिकली हो गया इच्छा से छुट्टी लेना। और वहाँ की जो सरकार है उसने इतना बढ़िया काम किया है ये वाला। जैसे मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी जब आप हैं तो आपको ना औपचारिक विश्राम दिया जाएगा, सरकार आपको सेवा से नहीं हटाएगी। और ये औपचारिक विश्राम जो है वो आपको लगभग मतलब आपको जो है 1080 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, आपकी नौकरी लग गई तो नौकरी लग गया तो फिक्स तनख्वाह है ना कि 30,000 40,000 60,000 कमाते हैं। सरकार ने बोला है कि केवल 60,000 क्यों कमाइएगा, आप जो है छुट्टी ले लीजिए लगभग 1 साल का, और छुट्टी लेकर के कुछ नया कौशल सीखिए, कुछ साइड से बिजनेस कीजिए, और उस बिजनेस से आपको जब आप छुट्टी लीजिएगा तो आपको 50% पेमेंट मिलता रहेगा, ताकि जो व्यक्ति है वो बंद के ना रह जाए, उसके अंदर और कौशल का विकास हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे भी कौन है भाई? तो सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग जो है वहाँ के सीएम है। आप लोग भी जब नौकरी करिएगा ना तो आपको पता चलेगा नौकरी से जीवन का गुजारा नहीं हो रहा है। नौकरी से जीवन का गुजारा होगा ना, जितना इनकम होगा उसका सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा सब। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अन्य कौशल सीखने हैं, कुछ साइड से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आगे प्रश्न होगा कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो जो यह पुरस्कार अभी हाल में दिया गया है नितिन गडकरी को। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको है? नितिन गडकरी को, जो कि भारत सरकार में मंत्री है भाई, परिवहन मंत्री, उनको यह सम्मान यहाँ पे प्रदान किया गया है। आगे सवाल है भारत का कपड़ा निर्यात 2024-25 में कितना अरब डॉलर का हो गया है? वही भारत का कपड़ा निर्यात जो है ये 37.75 अरब डॉलर का हो गया है। इसमें 5% की वृद्धि हुई, प्लस 5% हुआ है। वृद्धि कितना हुआ है? 5%। तो ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ था, है ना, इसकी जानकारी रखिएगा। चलिए 20 प्रश्न लोगों ने किया है। नेक्स्ट है 4 अगस्त 2025 नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? तो बिम्स्टेक जो है 7 देशों का समूह है, 7 देश इसके सदस्य हैं। बिम्स्टेक कब बना था? 1997 में, ये वाज 1997। तो पूछा है व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस इवेंट? तो इसका थीम रखा गया था 7 से सप्तसुर, 7 राष्ट्र एक राग, यानी कि 7 राष्ट्र और एक राग, तो ये इसका थीम था इस वर्ष का। आगे क्वेश्चन होगा फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है जो अगस्त 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पे आए थे? कहाँ के बोल रहे हैं आपसे? तो फिलीपींस के बोल रहे हैं आपसे। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम यहाँ पे हो जाएगा, फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम अगर हम लोग यहाँ पे देखें बच्चे तो नाम उनका है, फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम अगर हम लोग देखेंगे तो इनका नाम है नाम बड़ा अजीब सा है, नहीं नाम है फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, आर मार्कोस जूनियर।
तो ये है वहाँ के फिलीपींस के राष्ट्रपति। उन्होंने भारत की यात्रा किया था पिछले वर्ष। नेक्स्ट है, भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बना है? हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे है? वो जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अभी हाल ही में कांडला बंदरगाह में बना है। कहाँ पे बना है? कांडला बंदरगाह, जिसका वर्तमान में नाम है दीनदयाल पोर्ट। अभी नाम इसका बदल गया है दीनदयाल पोर्ट में। दीनदयाल पोर्ट में इसका निर्माण हुआ है। और ये दीनदयाल पोर्ट कहाँ पड़ता है भाई? तो दीनदयाल पोर्ट जो है ये हमारा पड़ता है ऑब्वियसली गुजरात में। कांडला कहाँ पे? गुजरात में। तो ये भारत में हरित हाइड्रोजन जो है इसका यहाँ से शुभारंभ हुआ है, मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का समापन कहाँ हुआ है? वो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है बेसिकली मीटिंग होता है, ये मीटिंग कहाँ हुआ है? तो ये मीटिंग हुआ है जिम्बाब्वे में, विक्टोरिया फॉल में। एक जलप्रपात है वहाँ पे, तो वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। विक्टोरिया फॉल में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और रामसर के बारे में चर्चा है। तो रामसर के बारे में आपको पता है कि वर्तमान में भारत में कितना है भाई? वर्तमान में भारत में 94। कितना है? 94। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में कितना है? 20 है। रामसर स्थल यहाँ पे कितना? 20। यूपी में लगभग 10। और तीसरा स्थान पे आ गया है बिहार। बिहार में 6 हो गया है। तो बिहार भी लगातार इसमें थर्ड रैंक पे आपको देखने को मिलेगा। और भारत में कितना हो गया? 94। इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ का राष्ट्र कौन बन गया है? बच्चों यूरोपियन यूनियन में 27 देश है। आपसे पूछ रहा है कि वो पहला देश जिसने रूस से हथियारों के व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्लोवेनिया। इस देश ने प्रतिबंध लगा दिया भाई, तो स्लोवेनिया ने यह प्रतिबंध लगाया है, उसने इसकी घोषणा की है। आगे सवाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? वो जो खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। नाम क्या है इनका? खालिद जमील। और सुभाषिस बोस कौन है? तो आपने पढ़ा होगा सुभाषिस बोस जो है कि ये भारत के बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के 47वें नौसेना उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वो जो इनका नाम है, अभी हाल ही में इन्होंने ग्रहण किया था, इनका नाम है संजय वात्स्यान। नाम इनका क्या है? तो संजय वात्स्यान, ऑप्शन नंबर बी, संजय वात्स्यान। और बाकियों के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए ना, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे दिनेश के त्रिपाठी, नाम क्या लिखा है? दिनेश के त्रिपाठी। वो दिनेश के त्रिपाठी जो है वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। जो हमारी नौसेना है उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? दिनेश के त्रिपाठी। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? तो चीफ ऑफ आर्मी है। भारतीय सेना के अध्यक्ष का नाम क्या है? उपेंद्र द्विवेदी। और अगर पूछा जाएगा पुष्पेंद्र सिंह कौन है, तो पुष्पेंद्र सिंह है उप सेना प्रमुख, जो हमारे हैं उप सेना प्रमुख। इन तीनों के बारे में जानना। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से पहले अपनी बुनाई को जाने अभियान 2025 इसका शुभारंभ हुआ है, ये कब से कब तक चलेगा? तो जो हथकरघा दिवस जो है ना, हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे, ये भारत में हर साल मनाया जाता है। हैंडलूम डे क्या है? हर साल बनता है। कब बनता है? 7 अगस्त को। तो उससे पहले सरकार ने कार्यक्रम चलाया है, अभियान चलाया है अपनी बुनाई को जाने। यह अभियान जो है 1 से लेकर 7 अगस्त तक चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वायुसेना को किस देश से अंतिम 16वां एयरबस C-95 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त हो गया है? वो जो एयरबस जो विमान है ये सबसे लेटेस्ट था, सबसे लास्ट था। और ये भारत को किस देश से प्राप्त हो गया है? तो फ्रांस से। इससे प्राप्त हुआ है भाई फ्रांस से, सॉरी स्पेन से। ऑप्शन ही नहीं डाले यहाँ पे बाबू। एयरबस कंपनी कहाँ का है? तो एयरबस तो स्पेन का है। कहाँ से प्राप्त हुआ? स्पेन से। ऑप्शन यहाँ गलत है, करेक्ट कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत एक्चुअली है। तो ये जो C-295 जो था ये विमान भारत ने प्राप्त किया बच्चे स्पेन से, फ्रांस नहीं होगा। अब वो फ्रांस नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल स्पेन यहाँ पे राइट होगा। एयरबस कहाँ की कंपनी में? स्पेन की है। बहुत पहले भारत ने इसके साथ समझौता किया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा हाल ही में मातृवन पहल का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? मातृवन पहल, मुझे इसकी शुरुआत जो है हरियाणा के गुरुग्राम से हुआ है। HR यानी कि हरियाणा में कहाँ से भाई? गुरुग्राम से इसका शुभारंभ किया गया है। और ये बेसिकली एक ऐसी योजना है जो हाईवेज है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे वन रोपण किया जाएगा। वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे वन रोपण किया जाएगा। इसको ब्लॉक करो, ये लड़की को, बैल है, गधी है, बैल नहीं। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे आगे विषय क्या है उसको देखेंगे। अभी कितने प्रश्न हो गए भाई? 30 क्वेश्चन हो गए। हाँ, लेफ्ट साइड बेहतर। हाँ उसी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि परीक्षा पे चर्चा, कार्यक्रम का नाम है परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे क्या करना भाई? चर्चा करना है। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो जो हर साल प्रधानमंत्री क्या करते हैं, हर साल जो है प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं। जो हमारे देश में बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं और जो पहली बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उन बच्चों को प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं ताकि वो बच्चे जो है परीक्षा के दौरान घबराए नहीं, उनके अंदर डर की भावना ना हो। तो उससे राहत के लिए सरकार क्या करती है? परीक्षा पे चर्चा का आयोजन। ये जो परीक्षा पे चर्चा का आयोजन होता है, ये पूछा जाएगा किस क्लास से होता है? तो बच्चे क्लास 6 से लेकर 12 तक, क्लास 6 से 12 तक, ठीक है, क्लास 6 से 12 तक। तो पूछा जाएगा कि ये प्रोग्राम पीएम ने स्टार्ट कब किया था? ये पीएम ने स्टार्ट किया था 2018 में इसको शुरू किया था। तो हर साल ये आयोजन होता है। और इस वर्ष जो आयोजन हुआ था उसमें 3.53 करोड़ बच्चे इसमें रजिस्टर्ड हुए थे। 3.5 करोड़ जो है ये वैलिड रजिस्ट्रेशन था। इतनी बड़ी संख्या में आज तक दुनिया में कहीं भी स्टूडेंट्स नहीं एक साथ इंटीग्रेट हुए हैं इस प्रकार के किसी प्रोग्राम के लिए। और प्रधानमंत्री वहाँ पे बच्चों को ये सारी बातें समझा रहे होते हैं कि भाई एग्जाम है, तुम्हारा जीवन नहीं है। तो ये सारी बातें, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अरे एक बच्चा है ऊपर क्या कर रही है? उसको पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा होगा, तो आकर के दूसरों को डिमोटिवेट कर रही है। अभी क्लास में हम लोग पढ़ने छोड़ करके बकवास करेंगे ना, तो उसको बड़ा आनंद आएगा। तो लिख रही ना कि वेरी बैड क्लास, तो तुम्हारा वेरी बैड क्लास है तो तुम गए हो, निकलो क्लास से, सीधी बात। ठीक है। और बच्चा लिख रहा है डिटेल से पढ़ाइए ना भाई, ठीक है। देखो फिर से बाबू एक बात बताओ, इट्स पॉसिबल और नॉट? भाई ये संभव ही नहीं है तुम्हें डिटेल से पढ़ाई, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तुम लोग वन डे एग्जाम्स के लिए जा रहे हो। वन डे एग्जाम्स में बाबू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपसे ज्यादा लेंदी नहीं करवाता है। और तुम कह रहे हो नहीं सर करंट अफेयर्स को लेंदी ही करो। करंट अफेयर्स को लेंदी करने का कोई फायदा नहीं है। जितना हो सकता है आपको यहाँ पे मिल रहा है। अभी आपकी बीपीएससी की परीक्षा होती है एडीओ का, तो दूसरा तरीका अपनाते हैं इसमें। आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसी तरह से आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 209 प्रश्नों का जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो कम से कम 25 घंटा लगेगा, 25 आवर्स, 1 मंथ लगेगा केवल एक महीना खत्म करने में। बात समझ आ रहा है? तो प्रयास करिएगा कि थोड़ा आराम से चीजों को पढ़ते चलेंगे, जो आवश्यकता होगा बताते चलेंगे। देखिए देश में सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो जो अंगदान मतलब अपने ऑर्गन को डोनेट कर देना। जब व्यक्ति का डेथ होता है, निधन होता है, तो शरीर का बहुत सारा अंग जो है वो फंक्शन में ही रहता है। शरीर का बहुत सारा क्या रहता है? फंक्शन में। तो ये अंगदान में प्रथम स्थान पे आ गया है तेलंगाना। तेलंगाना का रेट जो है अंगदान करने का वह है लगभग 4.88 प्रति 10 लाख, यानी कि 10 लाख की आबादी पे तेलंगाना में हर 10 लाख की आबादी पे 4 ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद अपने शरीर का अंगदान करते हैं। और राष्ट्रीय औसत क्या है भाई? भारत में कितने लोग अंगदान करते हैं? तो हमारे देश में राष्ट्रीय औसत आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे देश में कोई ऑर्गन डोनेट नहीं करता है। इट्स 0.8 फॉर 10 लाख। प्रति 10 लाख पर एक आदमी से कम लोग डोनेट करता है ऑर्गन को। बताइए साइंस फेल हुआ या नहीं हुआ?
जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके शरीर के कई सारे अंग जो है वो काम करते रहता है। तो शरीर के कई सारे अंग जो काम करता है बाबू, वो काम करना बंद नहीं करता है। अगर 24 आवर्स के अंदर अगर डोनेशन हो जाए तो वो दूसरे व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। तो भारत में मात्र 10 लाख में 0.8 लोग, मतलब एक आदमी ही औसतन मान करके चलोगे तो अपना ऑर्गन को डोनेट करता, कोई नहीं करता है। जबकि सबसे ज्यादा कहां पे करता है ऑर्गन डोनेशन, तो सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन जो होता है वो तेलंगाना में होता है, इट्स 4.88। तो इसको मिला है बेस्ट राज्य का अवार्ड दिया गया है। आगे है कि बिहार के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया। बिहार की किसी भी परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको पूछा जाएगा। इसमें नाम लिखेंगे प्रत्यय अमृत। अमृत लाल मीणा जो है ये पूर्व थे, और अच्छी बात क्या है कि अमृत गए तो अमृत आए, दोनों के नाम में अमृत लिखा हुआ है, प्रत्यय अमृत और अमृत लाल मीणा। आगे बढ़ोगे कि ऑनलाइन अनलॉकिंग अ 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है दोस्तों। $200 बिलियन का जो ईवी मार्केट है भारत को अचीव करने वाला, उसको टच करने वाला ईवी बाजार को, तो उस पर एक स्टडी हुआ, एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने प्रकाशित किया है। किसने किया भाई, नीति आयोग ने। विश्राम देने के लिए अपना घर योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है दोस्तों। जो ड्राइवर होते हैं, है ना, जो ड्राइवर होते हैं, इस देश के सबसे मेहनती लोगों का अगर लिस्ट बनेगा तो सबसे ज्यादा मेहनत किसान करता है, सैनिक करते हैं, शिक्षक करते हैं और उसके बाद ड्राइवर करते हैं। चार सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग। तो ड्राइवरों को विश्राम करने के लिए, जब वो गाड़ियां चलाते हैं थकान होती है तो बीच बीच में विश्राम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और ये प्रोग्राम किसके लिए है, अपना घर अपना योजना ट्रक चालकों के लिए। किसने शुरू किया है, ट्रक चालकों ने। अब अगर आपसे पूछा जाए किस मंत्रालय ने, तो मंत्रालय में आप फंस मत जाना, परिवहन मंत्रालय मत बोल देना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, या हिंदी में पेट्रोलियम मंत्रालय। किसके लिए है ये, पेट्रोलियम मंत्रालय। क्या लिखेंगे, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। पेट्रोलियम मंत्रालय। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे हाईवे पे क्या होगा, रेस्ट हाउस होगा। सर आप लोग भी तो करते हैं। हाँ भाई, हम लोग भी मेहनत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो हमने बोला तो शिक्षक लोग भी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट भी मेहनत करता है भाई। स्टूडेंट को तो मेहनत, पढ़ाई को मेहनत के तौर पे थोड़ा नहीं देखा जाता है, तो पढ़ रहे हैं तो उसमें उतना नहीं। हम लोग का सर पीडीएफ, जहाँ पे यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं, जिस चैनल पे, उस चैनल को सर्च करिएगा, यूट्यूब पे भी है तो वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, स्टूडेंट जो करता है वो तो हाँ। टीचिंग में जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है, टीचर मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, टीचिंग में ना हर दिन आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है। हम लोग यहाँ के खड़ा होते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा फैमिली नहीं है, हमारा जीवन नहीं है, हमारे जीवन में भी कई सारी चीजें सकारात्मक है, कई सारी चीजें नकारात्मक है। तो हर दिन वो एक ही मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, टीचर के लिए बहुत टफ होता है। तो आप देखिएगा वही लोग केवल पढ़ा सकते हैं जो लोग जो पैशनेट होते हैं। अगर पैशनेट नहीं रहेंगे, अगर उस चीज को एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर जो है वो नहीं पढ़ा सकते। बात समझ आ रही है ना। हाँ, तो इस बात का अच्छा, मेहनत तो ऑब्वियसली करना है, मेहनत नहीं करिएगा तो आपको कुछ मिलने वाला है धरती पे। हम लोग बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी किसान हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। तो हमने अपने पिताजी को मेहनत करते हुए देखा है, हमने उन्हीं से मेहनत सीखा भाई। हमने अपने फादर को, पिताजी को भी मेहनत करते देखा भाई। किसान आदमियों के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, एक एक रुपया के लिए देखोगे बहुत मेहनत करता है। हम लोग बाहर रहते थे तो वही चावल वावल बेच करके लोग पैसा भेजता था हम लोगों को पढ़ने के लिए घर से। तो उसमें क्या था कि इंसान एक तरह से मोटिवेटेड रहता है कि नहीं, हमें सही तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना। आप लोग भी वही हाल होगा, है ना। आप लोगों का भी कमोबेश वही हाल होगा, किसान के बाल बच्चे होंगे ज्यादातर लोग। तो मेहनत तो भाई आपकी खून में है, आपकी रगों में है, समझ रहा है ना। तो बस यही सोचो कि आपकी जो मेहनत है इसकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। ऐसा ना, आपकी मेहनत की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, बिल्कुल। झारखंड फाउंडेशन कौन पढ़ाएगा बाबू, मैं ही पढ़ाऊंगा झारखंड फाउंडेशन, टेंशन नहीं लेना। एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ोगे, आनंद आएगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे हिमगिरी। क्या है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत किस आधुनिक स्वदेशी अस्टील युद्धपोत को भारतीय नौसेना ने शामिल किया है, जिसका नाम है INS हिमगिरी। नाम किसमें, INS हिमगिरी। आगे सवाल होगा कि नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा 14वें UEFA महिला यूरो कप फुटबॉल का विजेता कौन है। तो यूरोपियन यूनियन जो है उसका फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित है। तो महिलाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट अभी हाल में हुआ, तो इसका विजेता का नाम क्या है। तो इसमें इंग्लैंड जो है वो विजयी रहा है, इंग्लैंड की टीम जो थी वो इसमें विजयी रही है। हाल ही में पदक विजेता पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के लिए किस राज्य ने नई खेल नीति का अनावरण किया है, एक नया स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आया है, उस राज्य का नाम क्या है भाई, तेलंगाना। ठीक है, और ये क्या चाहता है कि हमारे राज्य में बहुत सारे जो है वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छे लोग आए, उसके लिए उन्होंने न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च किया है। अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना किसने किया है। तो जो अग्निशोध जो है ये एक रिसर्च विंग बनाया गया है IIT मद्रास द्वारा। अग्निशोध में क्या होगा भाई, तो अग्निशोध जो बनाया गया है इसमें नई प्रौद्योगिकी के आधार पर डिफेंस को बनाया जाएगा, यानी कि रक्षा का जो क्षेत्र है उसमें न्यू रिसर्च किए जाएंगे, उसमें कुछ अच्छी चीजें बनाने का काम होगा। तो अग्निशोध कहाँ पे, IIT। सरकार ने PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए कितने स्थलों को मंजूरी दिया है, मतलब कितने स्थानों की स्थापना होगी। तो ये 7 स्थान पे होगा। 7 स्थान कौन कौन सा है, तो आपको यहाँ पे लिख देते हैं, देखो थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। वेस्ट बंगाल, MP, UP, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, 7 का नाम होना चाहिए ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, कितना हो गया, 2 4 6 7। तो ये 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इसकी स्थापना होगी, 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इसकी स्थापना होगी। नाम क्या प्रोजेक्ट का, PM मित्र पार्क। PM मित्र पार्क ये बेसिकली टेक्सटाइल पार्क होगा, वस्त्र पार्क होगा, वस्त्र पार्क है, टेक्सटाइल पार्क है। तो 7 जगहों पे होगा, आप लोगों का देख लीजिए, इसमें बिहार नहीं शामिल है, ठीक है। आगे प्रश्न है, भारत ने 6 से 8 अगस्त तक WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी कहाँ पर किया है। तो इसकी मेजबानी भारत में हुई है, और भारत में इसकी मेजबानी कहाँ पे बोलेंगे भाई, तो भारत में जो है इसकी मेजबानी अभी हाल में हुई थी, भारत में जो इसकी मेजबानी हाल में हुई है यह हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में। और किस मंत्रालय के द्वारा, तो आप नीचे लिख लेना, आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, 2016 में बना था ना, ये मंत्रालय एकदम नया है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजन। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। कौशल प्रशिक्षित युवाओं को बिहार सरकार 4,000 प्रतिमाह देगी। ITI पास युवाओं को 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। स्नातक या प्रास्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए 6,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, अप्रॉक्स में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अप्रॉक्स में से सभी सही है। तो बिहार सरकार की इस योजना को ध्यान रखेंगे। हाँ, बिहार में चूंकि उस समय इलेक्शन चल रहा था तो सरकार ने इस नए प्रोग्राम की, नए कार्यक्रम की घोषणा की थी। भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशन, भारत का आने वाला एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है तृष्णा, इस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य क्या है। तो जो तृष्णा मिशन जो है भारत फ्रांस के साथ मिलकर कर रहा है, और इसका उद्देश्य है भूमि जल सतह के तापमान का थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग करना। तो आपसे एक लाइन का सवाल एग्जाम में बनेगा कि बताओ तृष्णा जो है, तृष्णा, तो ये तृष्णा किनके बीच है, भारत और फ्रांस के मध्य है, इसके बीच है भाई भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है कि कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री ने किया है। बच्चों ये स्थित है कर्तव्य पथ में, नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, कर्तव्य पथ नई दिल्ली। देखिए आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी मत रखना, पहले राजपथ जो था
पहले क्या बोलते थे राजपथ, अब उसी का नाम सरकार ने बदलकर क्या कर दिया है कर्तव्य पथ। वहां पे बनाया गया है कर्तव्य भवन। ये कर्तव्य भवन इट्स जस्ट लाइक, बच्चे बिहार में आए होंगे तो बिहार में आपने देखा होगा सरदार पटेल भवन, देखे हैं बेली रोड में है सरदार पटेल भवन। आप देखते होंगे विश्वेश्वरैया भवन, देखे हो ना सब लोग बेली रोड में पटना में। तो उस भवन में क्या होता है, सरकार के सारे ऑफिसेज होते हैं, सारे ऑफिस वहीं पे, कार्यालय वहीं पे, अलग अलग मंत्रालय का विभाग का। तो केंद्र सरकार ने भी इसकी स्थापना किया है और इसकी स्थापना करके उन्होंने क्या किया, तो एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिसमें सारे जो है सभी अलग अलग मंत्रालय का जो है उसमें ऑफिस रहेगा, उसका नाम है कर्तव्य भवन 3। उत्तर काशी में बादल फटने के कारण जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, तो जो ये था धराली के पास खीरगढ़ क्षेत्र में। एकदम 40 सेकंड का एक वीडियो था, दिल दहलाने वाला वीडियो, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। एकदम 40 सेकंड का वीडियो में है, 40 सेकंड, और 40 सेकंड का इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे बादल फटा और धराली जो है वो स्वाहा हो गया। आगे है, हाल ही में लॉन्च किया गया ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो जो इसका प्राथमिक उद्देश्य है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडारण का निर्माण करना। भारत में जो प्राचीन पांडुलिपि जो है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है, उसको क्या करना है, डिजिटलाइज करना है। भारत का मैन्युस्क्रिप्ट बहुत रीच है, हम लोग बहुत अगर देखोगे नॉलेज के लेवल पे तो हम लोग बहुत रीच है, बट हमें उसे डिजिटल फॉर्म में लाना है ताकि उसका उपयोग को और बढ़ाया जा सके। आगे था कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या था, तो इसका अंतिम परिणाम ये था कि इस टेस्ट सीरीज में दोनों जो टीमें हैं, भारत और इसकी जो टीमें हैं, ये दोनों जो टीमें हमारी थी, ये दोनों टीमें इसमें ड्रॉ खेल गई थी। ये पहली बार ये ट्रॉफी का नाम अभी हाल ही में रखा गया, नहीं तो होता था इंग्लैंड भारत ट्रॉफी एंडरसन तेंदुलकर। तो ये पहला टूर्नामेंट हुआ था, इसमें 2-2 से मैच जो है ड्रॉ हो गया था। टेस्ट क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है और ये ड्रॉ हो गया था। IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन, जो वायु परिवहन होता है उसका एक एसोसिएशन है, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़े विमानन बाजारों में की सूची में भारत का स्थान क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, उसमें इंडिया कहाँ पे है, वो जो इंडिया जो है वो तीसरा स्थान पे है। इंडिया कहाँ पे, तीसरा। पहला नंबर पे कौन है, तो पहला नंबर में अमेरिका। ऑब्वियसली विमानन बाजार सबसे बड़ा किसका है, अमेरिका, और दूसरा नंबर पे चीन है, दूसरा नंबर में चीन। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। किन 2 वैश्विक संस्थाओं ने रूस से तेल के आयात करने के लिए भारत की आलोचना की है, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। अभी आपको ज्ञात होगा कि भारत जो है सबसे ज्यादा कच्चा तेल जो खरीदता है वो रूस से खरीदता है, यानी, और भारत रूस से कच्चा तेल तब खरीद रहा है जब वार के कारण, युद्ध के कारण जो है भारत का जो रैंक था वो खराब हो गया था। भारत का रैंक क्या हो गया था, खराब हो गया था। तो भारत का जो रैंक है चूंकि खराब हो गया था, तो भारत जो है उसके लिए जो है भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया। अमेरिका जो देखिएगा लगातार बुराई करता है कि भाई हम उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तुम तेल खरीदो। माफी चाहूंगा, देखो यहाँ पे 5वां होगा, बाबू थोड़ा सा ठीक कर देना। इंडिया का रैंक क्या है, यहाँ पे 5वां होगा। विमानन बाजार में भारत का रैंक क्या है, 5 नंबर पे, ठीक है। पहला दूसरा कौन है, अमेरिका और चाइना। माफी चाहूंगा इसके लिए, तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। एक्चुअली मैं फ्लो में आपको बोल दिया, बट तीसरा नहीं होगा। यही तो इंटरेस्टिंग बात थी, भारत जो था पहले 7वें 8वें पे था, अभी जस्ट 5 पे हुआ है, इसमें बी करना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो भाला फेंकने में भारत ने एक बड़ा ऐतिहासिक लाभ उठाया था। लाभ ये था कि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक जब हुआ, तो ये ओलंपिक बेसिकली था 2020 का, लेकिन हुआ था 2021 में, कोरोना के कारण हुआ था, लेकिन नाम इसी था। तो उसमें भारत की तरफ से जो हमारे देश के भाई, हमारे जो सुपरस्टार है, नाम क्या है उनका, तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा साहब ने जीत दर्ज की थी और उसी उपलक्ष्य में जो है ये जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस बनता है, जैवलिन थ्रो। तो 2021 में जो है विजयी हुए थे, कहाँ पे विजय हुए थे, पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने जैवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा ने। तो उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा किया है। कौन सा दिवस है, भाला फेंक दिवस। यहाँ तक चीज आपको क्लियर रखना है। तो अभी हम लोगों ने 50 प्रश्न यहाँ देख लिए हैं, ठीक है, 50 इनफ है। हाँ, तो 50-50 करके हम लोग इसको खत्म करेंगे बाबू। अभी आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब नीरज चोपड़ा के बारे में आपको ज्ञात होगा, अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भी उन्होंने रजत पदक जीता था ना 2024 में। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर रहेगा ना। अब आपकी अगली क्लास भी तुरंत लगे, हाँ, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आप लोगों को। चलिए, आज की क्लास को इधर ही रहने दिया जाए, बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, प्रयास करिए आप लोग सुबह 7 बजे यूट्यूब की क्लास अगर संभव हो जरूर करना, वो आपके लिए बड़ा टॉनिक का काम करेगा। मतलब उसको ऑक्सीजन क्लास कह सकते हो, आनंद आ जाता है सुबह सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद साहब, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखिए अपना, एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।